पहले क्लास ले लो। ओके मैम। मैम मैम जब हम पहले ज्वाइन करते थे तो बहुत इजीली ज्वाइन हो जाता था, लेकिन अब हम ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा ही मैसेज आता है जैसे समवन इन द मीटिंग शुड लेट यू इन सून। क्योंकि अब मैं ही उसको हैंडल करूंगी। क्या मैम? क्योंकि अब मैं ही हैंडल करूंगी उसे। मैम आप इतनी देर में हाँ मतलब लेते हो हम लोगों को? हम लोग कितनी देर से ज्वाइन करने के लिए बैठे हुए हैं। बेटा असलियत में क्या है ना, उसमें इतनी देर की बात नहीं है, इसमें और भी बच्चे ज्वाइन होते हैं ना, तुम ही वेटिंग में नहीं होते तो मुझे एक एक करके एडमिट करना पड़ता है। ओके मैम। ठीक है, एक एक के को एडमिट करने में टाइम लगता है। ओके मैम। अब हम बात करते हैं ड्रग्स यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, कि हम ब्रोंकियल अस्थमा में कौन कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा ड्रग्स यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा। तो सबसे पहले क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है। ठीक है, ब्रोंकियल ब्रोंकाई कहाँ होती है हमारी, लंग्स कहाँ के होती है, लंग्स के कहाँ अंदर पर? मैम ये वहां पे हाँ, तो ब्रोंकियल अस्थमा, तो ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, एक इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसमें लिखा है ना अस्थमा इज कॉमन डिसऑर्डर। नॉर्मल आजकल जो अस्थमा है वो कॉमन हो गया, एक को छोड़ के, मतलब ये कह लो अगर 100 लोगों में 20 लोगों को अस्थमा ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अस्थमा इज ए कॉमन डिसऑर्डर एंड इट इज करेक्टराइज्ड बाय एयरवे इन्फ्लामेशन। जो हमारी विंड पाइप होती है ना, विंड पाइप, उसमें किसी भी तरीके की इन्फ्लामेशन होने की वजह से तो जो हमारी विंड पाइप क्या होती है वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि सांस लेने में पर्सन को दिक्कत होती है। तो क्या है, अस्थमैटिक उसको हम बोल देते हैं। तो क्या है, अस्थमा इज ए कॉमन डिसऑर्डर एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एयरवे इन्फ्लामेशन। ठीक है, एंड हाइपर रिस्पॉन्सिबलनेस टू stimuli that produce bronchoconstriction. ठीक है, these stimuli include cold air, exercise, a wide variety of allergen and emotional stress. जो हमारा जो अस्थमा है इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कोल्ड एयर, ठीक है, एक्सरसाइज, ज्यादा ही एक्सरसाइज कर लो तो, या मतलब एलर्जन, कोई ऐसी चीज जो एलर्जी कॉज करती हो, या अगर कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस ले ले तो इस केस में ये चीजें बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब अस्थमा को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक है एक्सटेंसिव अस्थमा और दूसरा है इंट्रिंसिक अस्थमा। ठीक है, जो एक्सटेंसिव अस्थमा है वो क्या है, मोस्टली एपिसोडिक, लेस प्रोन टू स्टेटस अस्थमा। मतलब ये क्या है, ये मोस्टली मतलब बहुत ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, और जो हमारे इंट्रिंसिक है वो क्या है, इट टेंड टू बी पेरिनियल एंड इटेस्टस अस्थमैटिस इज मोर कॉमन इन नॉर्मल, हर किसी को थोड़ा बहुत हो ही जाता है। ठीक है, अब जैसे कि अस्थमा में हमारा अस्थमा के अकॉर्डिंग हमारा सीओपीडी है, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, जो सीओपीडी है ये भी एक हमारी रेस्पिरेटरी ही डिजीज है, जिसकी फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें क्या है, इसमें इंक्लूड है हमारे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फेसिमा, इसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो इसमें क्या है, कफ एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से कफ जनरेट होगा। कई पर्सन होते ना जिनको क्या बार बार खांसी आती रहती है, तो ये क्या है, हमारे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, जहां टिस लग जाए, TIS, टिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, उसके बाद है इम्फोसीमा। इम्फोसीमा क्या है, एक परमानेंट डिस्ट्रक्शन है या एनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेस है डिस्टल टू द ब्रोंक्यूल्स। जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होंगे उनमें या तो परमानेंट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, नहीं तो इनलार्जमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमारा सीओपीडी है, सीओपीडी की वजह से क्या होगा, हमारे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, डिस्पीनिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगा, और डिस्पीनिया होने की वजह से जो ऑक्सीजन का ब्लड में लेवल है वो भी डाउन हो जाएगा और कंसंट्रेशन भी डाउन हो जाएगा, और
और ओटी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डाउन होने की वजह से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये जो जो ज्यादा सीओपीडी के जो रिस्क होते हैं वो होते हैं ज्यादातर ओल्ड एज में, ये सबसे ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं सीओपीडी का ट्रीटमेंट। सीओपीडी की ट्रीटमेंट हम ब्रोंकोडायलेटर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम हो कहाँ हुई है, ब्रोंकियल में हुई है, ब्रोंकियो में हुई है, तो वहां पे हम ब्रोंकोडायलेटर का यूज करते हैं। और साथ साथ पेशेंट को लॉन्ग टाइम की ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जाती है, और साथ साथ एंटीबायोटिक भी दी जाती है, ताकि इन्फ्लामेशन को रोका जा सके या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोका जा सके जो उसे कॉज कर रहे हैं। अब बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। इसमें हम ब्रोंकियल अस्थमा में क्या क्या ट्रीटमेंट, इसमें लिखा है प्रिवेंशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, मतलब हम क्या करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है उसको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आईजीई, जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबिन ई है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेक्स्ट है सप्रेशन ऑफ इन्फ्लामेशन एंड ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, और हम क्या करें, इन्फ्लामेशन को सप्रेस कर देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड देकर हम इन्फ्लामेशन को सप्रेस कर देंगे, और यहाँ तक कि जो हमारी ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को भी हम सप्रेस कर देंगे, ठीक है। मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ रिलीज ऑफ मेडिएटर, जो हमारे अस्थमा कॉज करने वाले जो मेडिएटर है उनको प्रिवेंट कर देंगे। ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट, ये जो है मेडिसिन जो हमारे जो रिएक्टेंट है उनका यूज होगा एंटागोनिस्ट और रिलीज मेडिएटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सिम्फो ओमिमेट्स का यूज हम करेंगे, जो न्यूरोट्रांसमिशन को हम ब्लॉकेज कर देंगे। मिथाइलेक्थिन का यूज करके हम ब्रोंकोडायलेटर को मतलब डायरेक्टली एक्टिंग करवा देंगे। ये जो है हमारे जो ट्रीटमेंट है कि हमने ये चीज कौन कौन सी चीजें यूज की है और ये किस किस पे वर्क करेंगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, जो हमारे अस्थमैटिक ड्रग्स हैं या कह लो जो ब्रोंकियल अस्थमा में जो ड्रग्स यूज किया है उसको हमने क्लासिफाइड किया है। तो क्लासिफिकेशन नंबर 1 जिसमें है ब्रोंकियोडायलेटर, तो नंबर 1 जो इसका टाइप है क्लासिफिकेशन वो है ब्रोंकियोडायलेटर। ब्रोंकियोडायलेटर की भी सब डिवीजन नंबर 1 इसमें है बीटा सिम्प्थोमिमेटिक्स, बीटा सिम्प्थोमिमेटिक, इसमें हमारे जो ड्रग्स है वो है सैल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटलाइन, बेम्ब्यूटेरॉल, सेल्मेट्रॉल, फॉर्मोटेरॉल और एफिड्राइन, ये हमारे बीटा सिम्प्थोमिमेटिक्स ड्रग्स है। नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट ब्रोंकोडायलेटर में आते हैं हमारे मिथाइलोक्थिनिस, जिसमें हमारे थियोफाइलिन, जिसके अंदर हमारे अनहाइड्रस आते हैं, एमिनोफाइलिन, कॉलिन थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन, ये सारे हमारे क्या है मिथाइलोक्थिन्स जो है ब्रोंकोडायलेटर है। नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्रोंकोडायलेटर में एंटीकोलिन एनर्जिक, जिसमें हमारे इप्रापियम ब्रोमाइड, टियोटोबियम ब्रोमाइड, ये हमारे ब्रोंकोडायलेटर हैं एंटीकोलिनर्जिक के पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट, जो ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट है उसके अंदर आते हैं हमारे मोंटेलुकास्ट और जेफिरलुकास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन, जो हमने अभी पिछला जो स्लाइड में पढ़ा था उनके बारे में। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन के अंदर आते हैं हमारे सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कोटोटिफेन, ये हमारे मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन है जो हम ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के भी 2 डिवीजन है, सब डिवीजन नंबर 1 है सिस्टमैटिक, नंबर 2 है इनहेलेशन। जो सिस्टमैटिक है ये इसमें जो ड्रग यूज किया वो है हाइड्रोकोर्टिसोन, पेरिनिसोलोन और अदर, और जो इनहेलेशन है वो है बेक्लोमिथेसोन, डिप्रोपिनेट, बिरोसिनोसाइड, फ्लूटिकेसोन, प्रोपिनेट, ये सारे हमारे इनहेलेशन है, नाम से इनहेल करना है। नेक्स्ट है हमारे एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी, जिसमें हमारा है ओमिलोजिनमैब,
ठीक है, ये हमारे एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज हैं जो हम यूज करते हैं ब्रोंकियल अस्थमैटिक ड्रग में हम यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रोंकियोडायलेटर। अभी तक हमने उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, अब हम प्रॉपर ब्रोंकियोडायलेटर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सिम्थोमिमेटिक जो हमने पढ़ा था उसके अंडर है, ये क्या है, एक सिलेक्टिव बीटा 2 एग्नोस्टिक है जो हम ब्रोंकियोडायलेटर में यूज करते हैं। ठीक है, ये हम ट्रीट करते हैं अस्थमा या एक्यूट अस्थमैटिक अटैक को रोकने के लिए हम सिम्थोमिमेटिक का यूज करते हैं। ठीक है, बीटा 2 एनर्जिक रिसेप्टर एग्नोस्टिक स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर, जो हमारे बीटा 2 एनर्जिक रिसेप्टर वो हमारे बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से जो हमारे एएमपी कंसंट्रेशन है मसल्स में वो बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से हमारे ब्रोंकियोडायलेशन में वो हेल्प करेगा। ब्रोंकियोडायलेशन हो जाएगा तो पेशेंट को सांस लेने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, अब हमारे सिम्थोमिमेटिक्स में जैसे एग्जांपल में दे रखा है सैल्ब्यूटामोल। जो सैल्ब्यूटामोल है ये सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्टिक है, जिसमें क्या है लेस कार्डियक साइड इफेक्ट होता है, जिससे लेस कार्डियक साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, इनहेल सैल्ब्यूटामोल प्रोड्यूस, इसको क्या करते हैं हम इनहेल करते हैं। ये क्या करेगा, ये भी ब्रोंकियल डायलेशन में हेल्प करेगा विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर ये एक्ट करता है। ठीक है, और इसका जो एक्शन रहेगा वो 2 से 4 घंटे तक का उसका असर रहेगा। यूज फॉर एक्यूट एस्थमेटिक अटैक, इसका हम यूज करते हैं एक्यूट एस्थमेटिक अटैक, मतलब जो थोड़े टाइम से जो एस्थमेटिक अटैक आया है उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है, पल्पिटेशन हो सकता है, रेस्टनेस हो सकता है, नर्वसनेस हो सकता है, यहाँ तक कि थ्रोट इरिटेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये मेटाबोलाइज क्या होगा, ये हमारे गट या ओरल बायोअवेलेबिलिटी जो है इसकी 50% है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टर्ब्यूटिलिन। जो टर्ब्यूटिलिन है वो हमारे सल्ब्यूटामोल की तरह ही यूज होता है, लेकिन ये हमारे ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी को कम नहीं कर सकता है। इसकी जो डोज दी जाती है 5 mg ओरली दी जाती है। ठीक है, और इनहेलेशन में 250 माइक्रोग्राम पर इनहेलेशन में हम यूज भी कर सकते हैं। मतलब ये दोनों जो मेडिसिन है हम इसे ओरल भी ले सकते हैं, नहीं तो इनहेलर के थ्रू इसे इनहेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे बम्बुटरॉल। जो बम्बुटरॉल है ये बाइकार्बोनेट एस्टर होते हैं जो टर्ब्यूटिलिन को प्रोड्यूस करते हैं। ये स्लोली हाइड्रोलाइज होते हैं हमारे प्लाज्मा में और लंग्स में, जिससे क्या होगा, जिससे ये जो ड्रग है ये जो हमारे सूडो कोलिन स्ट्रेस जो एंजाइम है उनको 24 घंटे के अंदर रिलीज कर देते हैं, और ये हमारे क्रोनिक ब्रोंकियल अस्थमा में यूज किया जाता है। जो लंबे टाइम से जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं ना उनमें ये यूज किया जाता है, खासतौर से जो ये इसकी एक ही सिंगल डोज दी जाती है जो हम 10 to 20 मिलीग्राम माउथ से देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे सेल मेट्रोल, जो एक तरीके का मतलब फर्स्ट लॉन्ग एक्टिव, जिसकी जो एक्टिविटी है वो काफी लंबी होती है और ये दिन में 2 बार दी जाती है। ठीक है, और ये सीओपीडी में भी दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा फर्मोटिरोल, जो है ये भी लॉन्ग लास्टिंग इसकी एक्टिंग होती है। ठीक है, और ये भी सेल्मिट्रोल की तरह ही होता है, और इसका जो असर होता है ये 12 घंटे का होता है। अगर हम इसके इनहेलेशन के थ्रू लें तो इसका असर 12 घंटे तक का होता है। नेक्स्ट आता है हमारे मिथाइलेक्सेंथाइन। जो मिथाइलेक्सेंथाइन है इसमें हमारे थियोफाइलिन और उसके डेरिवेटिव्स भी मोस्टली हम यूज करते हैं। वो इनके डेरिवेटिव हम सीओपीडी और अस्थमा दोनों में ही यूज कर सकते हैं। जो हमारे कैफीन, थियोफाइलिन और थियोब्रोमाइन है ये नेचुरली अकरिंग एंजाइम है, जो हम अल्कलॉइड है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, उनका जो एक्शन होता है वो भी सेम ही होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जो हमारा जो हमारे
ड्रग्स है वो एक्शन कैसे करते हैं। अगर हम सीएनएस की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो सीएनएस को स्टिमुलेट भी करेगा और इफेक्ट हायर सेंटर को इफेक्ट भी करेगा। इसमें हम कैफीन देंगे 150 से 200 mg का कैफीन देंगे, जो क्या होगा, जो वेलबिंग होगा, अच्छा होगा, अलर्टनेस होगा, ठीक है, और ये इम्प्रूवमेंट भी करेगा। हाई डोज कॉज नर्वसनेस, अगर हम इसकी डोज ज्यादा ले लें तो पेशेंट को नर्वसनेस भी हो सकता है, रेस्टलेसनेस भी और पैनिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है सीवीएस। सीवीएस का मतलब है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो अगर हम इथाइलेक्सिन का हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, तो इसमें है ये हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करेगा और साथ साथ हमारे कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा। ये हमारे हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर देगा, लेकिन हमारे वेगल स्टिमुलेशन को ही डिक्रीज कर देगा। ट्रैकीकार्डिया भी कर सकता है, जिसमें हमारे कार्डिक आउटपुट क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाई डोज की वजह से कार्डिक अरिथमिया हो सकता है। अरिथमिया मतलब जो हमारी रिदम है, हार्ट बीट है, वो इरेगुलेट भी कर सकता है। हाई डोज लेने की वजह से इरेगुलेशन भी कर सकता है, और ये हमारे ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को रिलैक्सेशन देगा ये। थियोफाइलिन इज मोर पोटेंट एंड स्लो, जो हमारे थियोफाइलिन है वो पोटेंट भी और स्लो भी है, ठीक है। इंक्रीज वाइटल, जो हमारी स्मूथ मसल की जो वाइटल कैपेसिटी होती है उसको वो बढ़ा देगा, ठीक है, और ये डायरेक्ट एक्शन भी करेगा। नेक्स्ट है हमारे किडनी की माइथाइल लेक्सेंथाइन का हमारी किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, तो किडनी पे ये क्या है, ये माइल्ड डायूरेटिक्स है। माइल्ड डायूरेटिक्स पता है ना, बताया था मैंने, माइल्ड डायूरेटिक्स है, और ये हमारी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो सोडियम और वाटर का है उसको इनहिबिट कर देगा, यहाँ तक कि वो हमारे मस्कुलर ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा, ठीक है। बात करते हैं स्केलेटन मसल की। स्केलेटन मसल पे ये जो हमारी कॉफी है वो इनहांस करेंगे और कॉन्ट्रैक्टाइल पावर को बढ़ा देगी। हाई डोज लेने की वजह से कैल्शियम आयन रिलीज होने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टमक। स्टमक में हमारे जो एसिड सिक्रीशन और पेप्सिन सिक्रीशन को ये बढ़ा देगा, और जिसकी वजह से हमें गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। हमारे जो मेटाबॉलिज्म उसका जो बीएमआर है, बीएमआर को वो बढ़ा देगा। बीएमआर मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, हमारे बीएमआर को बढ़ा देगा, और जो हमारा जो प्लाज्मा है वो फैटी एसिड फ्री हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे मास्ट सेल इन्फ्लेमेटरी सेल। इसमें क्या है, थियोफाइलिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। जो थियोफाइलिन है वो हमारे हिस्टामिन जो रिलीज होते हैं उनको इनहिबिट कर देगा, ठीक है। जैसे कि इस स्लाइड में पूरा हमें जो अभी हमने पढ़ा इसमें वो सारी चीजें दिखाई दे रही कि ये जो ड्रग है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे एक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स कि हमारा जो ड्रग्स है वो कैसा एक्ट करेगा। तो जो ये क्या है, अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब और लिए, और क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। रेक्टल अब्जॉर्प्शन, रेक्टल अब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है, कुछ केस में। डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल टिश्यू, पूरे टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अक्रॉस बीएमएम, अक्रॉस प्लेसेंटा एंड सिक्रेटेड मिल्क, और खासतौर से मिल्क में भी सिक्रेट हो जाएगा, और साथ साथ ही 50% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड भी हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये मेटाबोलाइज हो जाएगा हमारे लीवर में, ठीक है। एक्सक्रीशन में ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। अडल्ट जो होंगे में ये कितनी टाइम रहेगा, 7 से 12 घंटे तक रहेगा, जबकि चिल्ड्रन एलिमिनेट इज मच फास्टर। जो चिल्ड्रन होंगे वो उससे बहुत जल्दी एलिमिनेट करते हैं, उनकी बॉडी में 3 से 5 घंटे तक ही रहेगा, उसके बाद बाहर चला जाएगा। इन हायर डोज फार्माकोकाइनेटिक्स चेंज फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू 0। अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। इसको ज्यादा लेने से कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट, इसकी वजह से हमारा जो नैरो मार्जिन सेफ्टी, मतलब मार्जिन जो होगा सेफ्टी का वो कम हो जाएगा। सीवीएस और सीएनएस स्टिमुलेट हो जाएंगे, और एडीआर नॉट डिपेंडेंट टू, और जो है वो डिपेंड नहीं रहेगा। और चिल्ड्रन आर मोर लायबल टू डेवलप सीएनएस टॉक्सिसिटी। जो हमारे चिल्ड्रन लायबल होंगे कि जिसके अंदर सीएनएस टॉक्सिक है। इंट्रैक्शन,
करते हैं एंटीकोलिनर्जिक, इसमें क्या है पैरासिम्पैथिक एक्टिवेशन होगा, रिलीज ऑफ ACH कॉजेस ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ा देगा। ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ AC मतलब एंटीकोलिनर्जिक, इनको बढ़ा देगा, लेस इफेक्टिव होगा। इनको इनहेल किया जाएगा, ठीक है। लिकोट्रीन की बात करें तो ये बहुत आर हैविंग सिमिलर एक्शन एंड क्लिनिकल यूटिलिटी सेम ही होंगी। ब्लॉक सिस्ट लिकोट्रीन ब्लॉक कर देगा, यही है। अब बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर नॉट ब्रोंकोडायलेटर, जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो ब्रोंकोडायलेटर नहीं है, लेकिन ये हमारे ब्रोंकल हाइपर एक्टिविटी को कम करने के काम आता है। ये इनहेल करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड को इनहेल करेंगे और जो क्या होगा ये अब्जॉर्ब होगा। हाय दीपा। दीपक को कोई बार बार रिमूव कर रहा है यार। हाँ यार कोई कर रहा था। बेटा आवाज आ रही है? यस मैम। अब बात करते हैं इनहेल स्टेरॉइड की। कौन कौन से ऐसे स्टेरॉइड है जो हम इनहेल करते हैं। देखो कुछ मेडिसिन है जो हम माउथ के थ्रू लेते हैं और कुछ मेडिसिन होते हैं जो हम इनहेल जो होता है क्या है वो मतलब तुरंत एक्शन करता है, लेकिन जो हम ओरली लेते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो इनहेलेशन जो होता है वो ज्यादा ही एक्टिव होता है। तो इसमें क्या है हाई टॉपिकल एंड लो सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है इनकी। इनहेल स्टेरॉइड आर नॉट रिकमेंड फॉर पेशेंट विथ माइल्ड या एपिसोडिक अस्थमा। अगर किसी को एपिसोडिक या माइल्ड है उसको हम इनहेलेशन नहीं दे सकते। हाई डोज इनहेलेशन स्टेरॉइड आर बेनिफिशियल फॉर सीओपीडी। अगर कोई सीओपीडी का जो पेशेंट होगा उसके लिए ज्यादा ही बेनिफिट है, ठीक है। अब आता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जिसमें हम सोडियम क्रोमोग्लाइसेट और कीटोटिफिन देते हैं, ठीक है। ये क्या है एक लॉन्ग टाइम थेरेपी है जिसकी वजह से जो सेलुलर इन्फ्लेमेशन को ये रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। और जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर है ये ब्रोंकियल अस्थमा में यूज किया जाता है, एलर्जिक रिंसिंग में यूज किया जाता है, और यहाँ तक कि कोई कंजक्टिवाइटिस से एलर्जिक है उसमें भी ये यूज किया जाता है। अब आती है एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज, जिसमें ये क्या है ये डीएनए डेरिवेटिव मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है और ये सिलेक्टिवली किसी इम्यूनोग्लोबिन से बाइंड करेंगी और अपना